स्टील का युग। आज पीछे मुड़कर देखने पर यह अविश्वसनीय लगता है कि सिर्फ 40 साल पहले 1870 संयुक्त राज्य अमेरिका में पिग आयरन के निर्माण के संबंध में रसायन विज्ञान लगभग एक अज्ञात चीज थी। ये आयरन और स्टील के निर्माण में सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। उस समय का ब्लास्ट फर्नेस मैनेजर आमतौर पर एक असभ्य गुंडा होता था, आमतौर पर एक विदेशी जो अपनी दूसरी योग्यताओं के अलावा अपने नीचे के दूसरे अनुशासनहीन लोगों को सबक सिखाने के लिए कभी-कभी किसी आदमी को पीट भी देता था। माना जाता था कि वह अपनी सहज बुद्धि से भट्टी की स्थिति का पता लगाता था। उसके पास भविष्यवाणी करने की लगभग अलौकिक शक्ति थी, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में उसका हमशक्ल, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हेज़ल की छड़ी से तेल के कुएं या पानी के स्रोत का पता लगा सकता था। वह एक सच्चा नियम हकीम डॉक्टर था, जो अपने मरीज की परेशानियों के लिए जो भी इलाज उसके मन में आता था, उसे आज़माता था। लूसी फर्नेस एक परेशानी से निकलकर दूसरी में फँस जाती थी, क्योंकि उस समय अयस्क, चूना पत्थर और कोक की बहुत ज़्यादा किस्में सप्लाई की जाती थीं, जिनके घटकों पर बहुत कम या बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। ये स्थिति हमारे लिए असहनीय हो गई। हमने आखिरकार अंदाजे और सहज ज्ञान वाले मैनेजर से छुटकारा पाने का फैसला किया और एक युवा आदमी को फर्नेस का इंचार्ज बनाया। हमारे पास एक युवा शिपिंग क्लर्क हेनरी एम करी था, जिसने खुद को साबित किया था और उसे मैनेजर बनाने का फैसला किया गया। मिस्टर फिप्स के पास लूसी फर्नेस का खास चार्ज था। उनके रोजाना के दौरे ने हमें वहां नाकाम होने से बचाया। ऐसा नहीं था कि फर्नेस पैसे कमाने के मामले में पश्चिम की दूसरी भट्टियों जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, लेकिन दूसरी भट्टियों की तुलना में बहुत बड़ी होने के कारण इसके बदलावों के बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम होते थे। मुझे डर है कि मेरे पार्टनर को लूसी फर्नेस के लिए रविवार सुबह के दौरों के बारे में कुछ जवाब देना पड़ा होगा, जब उनके अच्छे पिता और बहन ज़्यादा धार्मिक कामों के लिए घर से बाहर जाते थे। लेकिन अगर वह उनके साथ गए भी होते, तो भी उनकी सच्ची गंभीर प्रार्थना उस समय लूसी फर्नेस की अनिश्चित स्थिति से संबंधित होती, जो उनके विचारों पर हावी थी। अगला कदम मिस्टर करी के असिस्टेंट और गाइड के तौर पर एक केमिस्ट ढूंढना था। हमने वह आदमी एक पढ़े लिखे जर्मन डॉक्टर फ्रिके में पाया और डॉक्टर ने हमारे सामने बड़े बड़े राज खोले। खानों से मिलने वाले लोहे के पत्थर, जिनकी बहुत अच्छी इज्जत थी, उनमें अब 10, 15 और यहाँ तक कि 20% कम लोहा पाया गया, जितना माना जाता था। जिन खानों की अब तक खराब इज्जत थी, हमने पाया कि वे अब बेहतर अयस्क दे रही थीं। अच्छा बुरा हो गया था और बुरा अच्छा, और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। पिग आयरन बनाने की सभी अनिश्चितताओं का 90% हिस्सा केमिकल ज्ञान की तेज धूप में खत्म हो गया। एक बहुत ही नाजुक समय पर, जब फर्म की इज्जत के लिए यह जरूरी था कि ब्लास्ट फर्नेस अपना सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाए, तो उसे रोक दिया गया था, क्योंकि एक बहुत ही अमीर और शुद्ध अयस्क को एक घटिया अयस्क से बदल दिया गया था। एक ऐसा अयस्क जो दूसरे अयस्क की तुलना में 2/3 से ज्यादा लोहा नहीं देता था। फर्नेस में ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि इस असाधारण रूप से शुद्ध लोहे के पत्थर को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा चूने का इस्तेमाल किया गया था। मटेरियल की इसी खासियत ने हमें गंभीर नुकसान में डाल दिया था। हम कितने बेवकूफ़ थे, लेकिन फिर यह तसल्ली थी, हम अपने कॉम्पिटिटर्स जितने बड़े बेवकूफ़ नहीं थे। हमारे द्वारा केमिस्ट्री को अपना गाइड बनाने के सालों बाद कुछ दूसरी फर्नेस के मालिकों ने कहा कि वे एक केमिस्ट रखने का खर्च नहीं उठा सकते। अगर उन्हें तब सच्चाई पता होती, तो उन्हें पता होता कि वे उसके बिना रहने का खर्च नहीं उठा सकते। पीछे मुड़कर देखने पर यह कहना सही लगता है कि हम ब्लास्ट फर्नेस में केमिस्ट रखने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे हमारे कॉम्पिटिटर्स ने फिजूल खर्ची बताया। लूसी फर्नेस हमारे बिजनेस की सबसे फायदेमंद ब्रांच बन गई, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट का लगभग पूरा एकाधिकार था। रहस्य जानने के बाद जल्द ही 1872 हमने एक और फर्नेस लगाने का फैसला किया। ये हमारे पहले प्रयोग की तुलना में बहुत कम खर्च में किया गया।
जिन खानों की कोई इज्जत नहीं थी और जिनके प्रोडक्ट्स को कई फर्म अपनी ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती थी, उन्हें हमें एक खरीदार मिल गया। जिन खानों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी की अच्छी रेप्यूटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कीमत मिल रही थी, उन्हें हमने चुपचाप नज़रअंदाज कर दिया। इसका एक अजीब उदाहरण मिसौरी की मशहूर पायलट नौबकदान थी। उसका प्रोडक्ट सीधे शब्दों में कहें तो शक के घेरे में था। कहा जाता था कि इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही भट्टी को बिना रोके इस्तेमाल किया जा सकता था। केमिस्ट्री ने हमें बताया कि इसमें फास्फोरस कम था, लेकिन सिलिकॉन बहुत ज़्यादा था। अगर इसे ठीक से फ्लक्स किया जाए, तो इससे बेहतर अयस्क कोई नहीं था और शायद ही कोई इतना रिच हो। इसलिए हमने इसे भारी मात्रा में खरीदा और मालिकों ने अपनी प्रॉपर्टी को कीमती बनाने के लिए हमारा धन्यवाद किया। ये मानना मुश्किल है कि कई सालों तक हम पडलिंग फर्नेस से निकलने वाली ज़्यादा फॉस्फोरस वाली सिंडर को अपने कॉम्पिटिटर के हीटिंग फर्नेस से मिलने वाली शुद्ध सिंडर से ज़्यादा कीमत पर बेच पाए। एक ऐसी सिंडर जो पॉडलिंग सिंडर से ज़्यादा आयरन वाली थी और जिसमें फॉस्फोरस बहुत कम था। कुछ मौक़ों पर एक ब्लास्ट फर्नेस ने फ्लू सिंडर को पिघलाने की कोशिश की थी और इसकी ज़्यादा शुद्धता के कारण फर्नेस कम शुद्ध चीज़ के लिए बनाए गए मिक्सचर के साथ ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसलिए सालों तक इसे हमारे कॉम्पिटिटर पिट्सबर्ग में नदी के किनारे बेकार समझकर फेंक देते थे। कुछ मामलों में हम खराब चीज़ के बदले अच्छी चीज़ भी बदल पाते थे और बोनस भी पाते थे। लेकिन ये और भी ज़्यादा अविश्वसनीय है कि एक ऐसा ही बिना किसी आधार के पूर्वाग्रह मौजूद था कि मिलों से निकलने वाले रोल स्केल को ब्लास्ट फर्नेस में नहीं डालना चाहिए, जो शुद्ध आयरन ऑक्साइड था। ये मुझे मेरे प्यारे दोस्त और साथी डनफर्मलाइन शहर के रहने वाले मिस्टर चिशोलिम क्लीवलैंड के बारे में याद दिलाता है। हमने साथ में बहुत शरारतें की। एक दिन जब मैं क्लीवलैंड में उनके कारखाने में गया तो मैंने देखा कि लोग इस कीमती रोल स्किल को यार्ड में ले जा रहे थे। मैंने मिस्टर चिशोल्म से पूछा कि वे इसे कहाँ ले जा रहे हैं और उन्होंने कहा, इसे किनारे फेंकने के लिए। हमारे मैनेजर हमेशा शिकायत करते हैं कि जब वे इसे ब्लास्ट फर्नेस में दोबारा पिघलाने की कोशिश करते हैं तो उनकी किस्मत खराब हो जाती है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पिट्सबर्ग लौटने पर मैंने उनके खर्च पर एक मजाक करने का सोचा। उस समय हमारी सेवा में डूपुई नाम का एक युवा था, जिसके पिता को आयरन बनाने की एक सीधी प्रक्रिया के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था, जिस पर वह उस समय पिट्सबर्ग में प्रयोग कर रहा था। मैंने अपने लोगों को सलाह दी कि वे डूसपुई को क्लीवलैंड भेजें ताकि मेरे दोस्त के कारखाने का सारा रोल स्केल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सके। उसने ऐसा ही किया। इसे 50 सेंट प्रति टन के हिसाब से खरीदा और सीधे अपने पास मंगवा लिया। यह कुछ समय तक चलता रहा। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि यह मजाक पकड़ा जाएगा। मिस्टर चिशोल्म की असमय मृत्यु हो गई इससे पहले कि मैं उन्हें इसके बारे में बता पाता। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने जल्द ही हमारे उदाहरण का पालन किया। मैंने बेसमर प्रक्रिया के विकास पर ध्यान देना नहीं छोड़ा था। अगर यह सफल हो जाता तो मुझे पता था कि लोहा स्टील की जगह ले लेगा, कि लौह युग खत्म हो जाएगा और स्टील युग उसकी जगह ले लेगा। मेरे दोस्त जॉन ए राइट, जो लेविस्टन पेंसिल्वेनिया में फ्रीडम आयरन वर्क्स के प्रेसिडेंट थे, नए प्रोसेस की जांच करने के लिए खास तौर पर इंग्लैंड गए थे। वह हमारे सबसे अच्छे और सबसे अनुभवी मैन्युफैक्चरर्स में से एक थे और उनका फैसला इसके पक्ष में इतना मजबूत था कि उन्होंने अपनी कंपनी को बेसेमर वर्क्स लगाने के लिए मना लिया। वह बिल्कुल सही थे, लेकिन अपने समय से थोड़ा आगे थे। ज़रूरी पूंजी उनके अनुमान से ज़्यादा थी। इससे भी ज़्यादा यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि एक ऐसा प्रोसेस जो उस समय ब्रिटेन में भी कुछ हद तक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था, उसे नए देश में लाया जा सकता था और शुरू से ही सफलतापूर्वक चलाया जा सकता था। एक्सपेरिमेंट निश्चित रूप से लंबा और महंगा होने वाला था और इसके लिए मेरे दोस्त ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किया था। बाद में जब यह प्रोसेस इंग्लैंड में स्थापित हो गया, तो पूंजीपतियों ने हैरिसबर्ग में मौजूदा पेंसिल्वेनिया स्टील वर्क्स बनाना शुरू किया। इन्हें भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज से गुजरना पड़ा और एक मुश्किल समय में शायद यह बर्बाद हो जाता अगर पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी की समय पर मदद न मिलती। पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट थॉमसन जैसे एक समझदार और काबिल आदमी की ज़रूरत थी, जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को
यह सलाह दे सके कि उनकी सड़क पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को $6 लाख जैसी बड़ी रकम दी जाए ताकि लाइन के लिए स्टील की रेल मिल सके। नतीजे ने उनके काम को पूरी तरह से सही साबित किया। पेंसिल्वेनिया रेल रोड और दूसरी मुख्य लाइनों पर लोहे की रेल की जगह किसी और चीज का सवाल बहुत गंभीर हो गया था। पिट्सबर्ग में कुछ मोड़ों पर पेंसिल्वेनिया को फोर्ट वेन से जोड़ने वाली सड़क पर मैंने देखा था कि हर 6 हफ्ते या 2 महीने में नई लोहे की रेल लगाई जाती थी। बेसमेर प्रोसेस के बारे में जानने से पहले मैंने प्रेसिडेंट थॉमसन का ध्यान इंग्लैंड में मिस्टर डॉड्स के प्रयासों की ओर दिलाया था, जिन्होंने अच्छे नतीजों के साथ लोहे की रेल के सिरों को कार्बनाइज किया था। मैं इंग्लैंड गया और डॉड्स पेटेंट का कंट्रोल हासिल किया और प्रेसिडेंट थॉमसन को पिट्सबर्ग में एक्सपेरिमेंट के लिए $20,000 देने की सलाह दी, जो उन्होंने किया। हमने अपनी ज़मीन पर ऊपरी मिल में एक भट्टी बनाई और पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी के लिए कई 100 टन रेल की पटरियों का ट्रीटमेंट किया और लोहे की पटरियों की तुलना में बहुत अच्छे नतीजे मिले। ये अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली पहली सख्त पटरियां थीं। हमने इन्हें कुछ सबसे तीखे मोड़ों पर लगाया और इनकी बेहतर सर्विस ने मिस्टर थॉमसन द्वारा किए गए सुधार की भरपाई से कहीं ज्यादा की। अगर बेसेमर प्रोसेस सफलतापूर्वक विकसित नहीं हुआ होता तो मेरा पक्का मानना है कि हम आखिरकार डॉट्स प्रोसेस में इतना सुधार कर पाते कि उसे आम तौर पर अपनाया जा सके। लेकिन बेसेमर प्रोसेस से बनने वाली ठोस स्टील की चीज से तुलना करने लायक कुछ भी नहीं था। पिट्सबर्ग के पास जॉन्सटाउन में हमारी कैम्ब्रिया आयरन कंपनी के दोस्तों ने, जो अमेरिका में रेल के मुख्य निर्माता थे, एक बेसेमर प्लांट लगाने का फैसला किया। इंग्लैंड में मैंने देखा था, कम से कम मुझे तो यकीन हो गया था कि इस प्रोसेस कंपनी बिना ज्यादा पूंजी खर्च किए या बड़े जोखिम के बिना एक बड़ी सफलता बनाया जा सकता है। श्री विलियम कोलमैन, जो हमेशा नए तरीकों के लिए तैयार रहते थे, बीसी नतीजे पर पहुंचे। यह तय हुआ कि हम पिट्सबर्ग में स्टील रेल का निर्माण शुरू करेंगे। वह पार्टनर बन गए और मेरे प्यारे दोस्त श्री डेविड मैकेंडलिस भी, जिन्होंने मेरे पिता की मृत्यु पर मेरी मां को इतनी दयालुता से मदद की पेशकश की थी, बाद वाले को भुलाया नहीं गया था। श्री जॉन स्कॉट और श्री डेविड ए स्टीवर्ट और अन्य लोग मेरे साथ जुड़ गए। श्री एडगर थॉमसन और श्री थॉमस ए स्कॉट पेंसिल्वेनिया रेल रोड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शेयर होल्डर बन गए, जो स्टील के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक थे। स्टील रेल कंपनी का गठन 1 जनवरी 1873 को हुआ। जगह का सवाल सबसे पहले हमारे गंभीर ध्यान में आया। मैं किसी भी प्रस्तावित जगह से सहमत नहीं हो पा रहा था और आखिरकार इस बारे में अपने पार्टनर से सलाह लेने के लिए पिट्सबर्ग गया। यह विषय लगातार मेरे दिमाग में था और रविवार सुबह बिस्तर पर अचानक मुझे वह जगह दिखाई दी। मैं उठा और अपने भाई को बुलाया। टॉम, तुम और श्री कोलमैन जगह के बारे में सही हो। ब्रैडॉक की जगह पर, पेंसिल्वेनिया, बाल्टीमोर और ओहियो और नदी के बीच अमेरिका में सबसे अच्छी जगह है। और चलो इस कारखाने का नाम हमारे प्यारे दोस्त एडगर थॉमसन के नाम पर रखते हैं। चलो श्री कोलमैन के पास चलते हैं और ब्रैडॉक की जगह पर जाते हैं। हमने उस दिन ऐसा ही किया और अगली सुबह श्री कोलमैन संपत्ति हासिल करने की कोशिश में लग गए। मालिक श्री मैकिनी को अपने खेत की कीमत का बहुत ज्यादा अंदाजा था, जो हम $500 या $600 प्रति एकड़ में खरीदने की उम्मीद कर रहे थे। वह हमें $2,000 में मिला। लेकिन तब से हमें अपनी मूल खरीद में $5,000 प्रति एकड़ की कीमत पर और जमीन जोड़नी पड़ी है। वहां ब्रैडॉक की हार के उसी मैदान पर हमने अपनी स्टील रेल मिलों का निर्माण शुरू किया। नीम की खुदाई के दौरान लड़ाई के कई अवशेष मिले, संगीनें, तलवारें और इसी तरह की चीजें। वहीं पर उस समय के डनफर्मलाइन के प्रोवोस्ट सर आर्थर हेलकेट और उनके बेटे मारे गए थे। यह सवाल स्वाभाविक रूप से पूछा जाएगा कि वे वहां कैसे पहुंचे। ये नहीं भूलना चाहिए कि उन दिनों में ब्रिटेन के शहरों के प्रोवोस्ट कुलीन वर्ग के सदस्य होते थे। जिले के महान
लोग जो बिना कर्तव्यों का पालन के पद के सम्मान का आनंद लेते थे। व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रोवोस्ट पद के लिए काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता था। आज भी पूरे ब्रिटेन में इस कुलीन सोच के अवशेष मौजूद हैं। शायद ही कोई जीवन बीमा या रेलवे कंपनी या कुछ मामलों में विनिर्माण कंपनियों जिसके प्रमुख के रूप में अध्यक्षता के सम्मान का आनंद लेने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसे पद के कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से अज्ञान हो। तो इस तरह सर आर्थर हेलकेट एक सज्जन व्यक्ति के रूप में डनफर्मलाइन के प्रोवोस्ट थे, लेकिन पेशा से वे सेना में थे और इसी जगह पर मारे गए। ये एक संयोग था कि जो जगह डनफर्मलाइन के दो मूल निवासियों के लिए मौत का मैदान थी, उसे दो अन्य लोगों ने एक औद्योगिक केंद्र में बदल दिया। हाल ही में एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया है। श्री जॉन मॉर्ले के 1904 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट पिट्सबर्ग में संस्थापक दिवस पर दिए गए भाषण में जनरल फोर्ब्स द्वारा फोर्ट ड्यूक्वेन पर कब्जा करने और उनके प्रधानमंत्री पिट को यह लिखने का जिक्र था कि उन्होंने इसका नाम बदलकर उनके लिए पिट्सबर्ग रख दिया है। यह जनरल फोर्ब्स तब पिटेनक्रीफ के लॉर्ड थे और उनका जन्म उस ग्लेन में हुआ था जिसे मैंने 1902 में खरीदा था और डनफर्मलाइन को एक सार्वजनिक पार्क के लिए भेंट किया था। तो इस तरह डनफर्मलाइन के दो लोग पिटेनक्रीफ के लॉर्ड रहे हैं जिनका मुख्य काम पिट्सबर्ग में था। एक ने पिट्सबर्ग का नाम रखा और दूसरे ने उसके विकास के लिए काम किया। स्टील मिलों का नामकरण करते समय हमारी इच्छा अपने दोस्त एडगर थॉमसन को सम्मानित करने की थी, लेकिन जब मैंने उनका नाम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी तो उनका जवाब महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जहां तक अमेरिकन स्टील रेल की बात है, उन्हें नहीं लगता कि वे अपना नाम उनसे जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल भी भरोसेमंद साबित नहीं हुई थी। बेशक अनिश्चितता एक्सपेरिमेंटल स्टेज से अलग नहीं की जा सकती थी, लेकिन जब मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब अमेरिका में स्टील रेल बनाना संभव है, जो हर मामले में विदेशी चीज जितनी ही अच्छी होंगी और हम अपनी रेल के लिए वही इज्जत हासिल करना चाहते हैं जो कीस्टोन पुलों और क्लोमन एक्सेल को मिली है, तो वे मान गए। वे बहुत उत्सुक थे कि हम पेंसिल्वेनिया रेल रोड पर ज़मीन खरीदें, क्योंकि उनका पहला विचार हमेशा उसी कंपनी के लिए होता था। इससे पेंसिल्वेनिया कंपनी हमारे ट्रैफिक पर एकाधिकार मिल जाता। जब वे कुछ महीने बाद पिट्सबर्ग गए और मिस्टर रॉबर्ट पिटकर्न, जो पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट के तौर पर मेरे उत्तराधिकारी थे, ने उन्हें ब्रैडॉक स्टेशन पर नए कामों की जगह दिखाई, जिससे हमें न केवल उनकी अपनी लाइन से बल्कि प्रतिद्वंद्वी बाल्टीमोर और ओहियो लाइन से भी कनेक्शन मिला। और एक प्रतिद्वंद्वी के साथ एक मामले में दोनों से बड़ा ओहियो नदी। उन्होंने रॉबर्ट से अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, जैसा कि रॉबर्ट ने मुझे बताया, एनडी को अपना काम कुछ मील और पूर्व में लगाना चाहिए था। लेकिन मिस्टर थॉमसन उन अच्छे और पर्याप्त कारणों को जानते थे जिन्होंने अद्वितीय जगह के चयन को निर्धारित किया था। जब सितंबर 1873 का वित्तीय संकट हम पर आया, तब तक काम काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तब मैंने अपने व्यावसायिक जीवन के सबसे चिंताजनक दौर में प्रवेश किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक सुबह हमारे गर्मियों के कॉटेज में एलिगेनी पहाड़ों में क्रेसॉन में एक टेलीग्राम आया जिसमें जे कुक एंड कंपनी के दिवालिया होने की घोषणा की गई थी। उसके बाद लगभग हर घंटे किसी नई आपदा की खबर आती रही। एक के बाद एक कंपनियां दिवालिया होती गईं। हर सुबह सवाल ये होता था कि अगला कौन जाएगा। हर विफलता ने अन्य कंपनियों के संसाधनों को कम कर दिया। एक के बाद एक नुकसान होता रहा जब तक कि व्यवसाय में पूरी तरह से ठहराव नहीं आ गया। हर कमजोर कड़ी का पता चला और जो कंपनियां अन्यथा मजबूत होती, वे काफी हद तक इसलिए डूब गईं क्योंकि हमारे देश में एक उचित बैंकिंग प्रणाली की कमी थी। हमें अपने कर्जों के बारे में ज्यादा चिंतित होने का कोई कारण नहीं था। हमें अपने कर्जों का जो भुगतान करना था उससे हमें ज्यादा परेशानी नहीं हो सकती थी, बल्कि हमें अपने देनदारों के लिए जो भुगतान करना पड़ सकता था उससे परेशानी थी। ये हमारे देय बिल नहीं थे, बल्कि हमारे प्राप्य बिल थे।
जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि हमें जल्द ही दोनों का भुगतान शुरू करना था। यहाँ तक कि हमारे अपने बैंकों को भी हमसे अनुरोध करना पड़ा कि हम अपने बैलेंस से पैसे ना निकालें। एक घटना मुद्रा की स्थिति पर कुछ प्रकाश डालेगी। हमारे भुगतान के दिनों में से एक आ रहा था। 1 लाख डॉलर छोटे नोटों में बिल्कुल आवश्यक थे और इन्हें प्राप्त करने के लिए हमने न्यूयॉर्क में $2400 का प्रीमियम दिया और उन्हें पिट्सबर्ग भेजा। सबसे अच्छे गिरवी रखने पर भी पैसा उधार लेना असंभव था, लेकिन मेरे पास जो सुरक्षाएं रिजर्व में थीं, उन्हें बेचकर काफ़ी राशियां प्राप्त हुईं। कंपनी ने बाद में उन्हें बदलने का वादा किया। ऐसा हुआ कि कुछ रेलवे कंपनियों, जिनकी लाइनें पिट्सबर्ग में केंद्रित थीं, ने हमें आपूर्ति की गई सामग्री के लिए बड़ी रकम देनी थी। फोर्ट वैन रोड सबसे बड़ा देनदार था। मुझे याद है कि मैंने फोर्ट वैन के उपाध्यक्ष मिस्टर थॉ से मुलाकात की और उनसे कहा कि हमें अपना पैसा चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, आपको आपका पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आजकल हम कुछ भी ऐसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं जिसका विरोध न किया जा सके। बहुत बढ़िया, मैंने कहा। आपके फ्रेट बिल उसी कैटेगरी में आते हैं और हम आपके बेहतरीन उदाहरण को फॉलो करेंगे। अब मैं ऑर्डर देने जा रहा हूँ कि हम आपको फ्रेट के लिए $1 भी नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, उन्होंने कहा, तो हम आपका फ्रेट रोक देंगे। मैंने कहा कि हम यह रिस्क लेंगे। रेलवे कंपनी इतनी हद तक नहीं जा सकती थी और सच तो यह है कि हम कुछ समय तक फ्रेट बिल का पेमेंट किए बिना काम चलाते रहे। पिट्सबर्ग के मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपनी बढ़ती हुई देनदारियों का पेमेंट करना बिल्कुल नामुमकिन था जब उनके कस्टमर्स ने पेमेंट बंद कर दिया था। बैंक मैच्योर होने वाले पेपर को रिन्यू करने के लिए मजबूर थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, जैसा कि वे हमेशा करते आए हैं, और हम सुरक्षित रूप से इस मुश्किल से निकल गए। लेकिन इस तरह के मुश्किल दौर में मेरे मन में एक ही बात सबसे ऊपर थी, और वह थी और ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा करना और उसे अपने बिजनेस में रखना, ताकि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फिर कभी ऐसी रातों और दिनों की परेशानी भरी चिंता से न गुजरना पड़े। इस बड़े संकट में अपने बारे में बात करूं तो मैं शुरू में पार्टनर्स में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड और चिंतित था। मैं खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने आखिरकार अपनी फाइनेंशियल स्थिति की मजबूती देखी, तो मैं फिलोसॉफिकल रूप से शांत हो गया और मैंने खुद को पूरी तरह से तैयार पाया। अगर ज़रूरत पड़ी तो उन अलग-अलग बैंकों के डायरेक्टर्स के कमरों में जाने के लिए जिनके साथ हम डील करते थे, और अपनी पूरी स्थिति उनके बोर्ड के सामने रखने के लिए। मुझे लगा कि इसका नतीजा हमारे लिए कुछ भी बदनामी वाला नहीं होगा। हमारे बिजनेस में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति ने फिजूल खर्ची नहीं की थी। हमारी जीवन शैली इसके बिल्कुल उलट थी। महंगे घर बनाने के लिए बिजनेस से कोई पैसा नहीं निकाला गया था, और सबसे बढ़कर हम में से किसी ने भी स्टॉक एक्सचेंज पर सट्टेबाजी का जोखिम नहीं उठाया था, या मुख्य बिजनेस से जुड़े उद्यमों के अलावा किसी अन्य उद्यम में निवेश नहीं किया था। न ही हमने दूसरों के साथ एंडोर्समेंट का आदान प्रदान किया था। इसके अलावा हम एक सफल बिजनेस दिखा सकते थे जो हर साल पैसा कमा रहा था। इस तरह मैं अपने पार्टनर्स के डर को हंसकर टालने में कामयाब रहा, लेकिन उनमें से कोई भी मुझसे ज़्यादा खुश नहीं था कि हमारे फाइनेंस के बारे में किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मिस्टर कोलमैन, जो एक अच्छे और सच्चे दोस्त थे, जिनके पास काफ़ी पैसा और शानदार क्रेडिट था, उन्होंने हमें अपना समर्थन देने के लिए खुद ही आगे बढ़कर मदद की। इसमें हम अकेले खड़े थे। विलियम कोलमैन का नाम, जो एक मजबूत सहारा था, सिर्फ हमारे लिए था। लिखते समय वह महान बूढ़ा आदमी मेरे सामने कैसे आ जाता है। उसकी देशभक्ति की कोई सीमा नहीं थी। एक बार जब वह अपनी मिलों का दौरा कर रहे थे, जो हमेशा की तरह 4 जुलाई को बंद थीं, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग बॉयलर की मरम्मत कर रहे हैं। उन्होंने मैनेजर को अपने पास बुलाया और पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने सारा काम रोकने का आदेश दिया। 4 जुलाई को काम, उन्होंने चिल्लाकर कहा, जब मरम्मत के लिए कितने सारे रविवार हैं। वह बहुत गुस्से में थे। जब 1873 का चक्रवात हम पर आया, तो हमने तुरंत हर तरफ से सावधानियां बरतनी शुरू कर दी। बहुत अनिच्छा से हमने फैसला किया कि नए स्टील कारखाने का निर्माण कुछ समय के लिए रोकना होगा। कई प्रमुख व्यक्ति, जिन्होंने उनमें
निवेश किया था, अपने भुगतान करने में असमर्थ हो गए और मुझे उनके हितों को अपने हाथ में लेना पड़ा और सभी को पूरी लागत वापस करनी पड़ी। इस तरह कंपनी का नियंत्रण मेरे हाथों में आ गया। तूफान के पहले झटके ने स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी वित्तीय दुनिया को प्रभावित किया था। कुछ समय बाद यह वाणिज्यिक और विनिर्माण दुनिया तक पहुंचा, लेकिन स्थिति और खराब होती गई और आखिरकार उस संकट में बदल गई जिसमें टेक्सास पैसिफिक उद्यम में मेरे दोस्त शामिल थे, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं। ये मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका था। लोग मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे कि टेक्सास समूह के साथ मेरे इतने घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद मैं किसी भी तरह से उनके वित्तीय दायित्वों से खुद को अलग रख सकता था। मिस्टर शॉइनबर्गर पिट्सबर्ग में एक्सचेंज बैंक के अध्यक्ष, जिसके साथ हम बड़ा व्यवसाय करते थे, न्यूयॉर्क में थे जब उन्हें मिस्टर स्कॉट और मिस्टर थॉमसन की परेशानी की खबर मिली। वह जल्दी से पिट्सबर्ग पहुंचे और अगली सुबह अपने बोर्ड की बैठक में कहा कि यह बिल्कुल असंभव है कि मैं उनके साथ शामिल न हूं। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंक हमारे और बिलों को डिस्काउंट करने से मना कर दें। उन्हें यह जानकर चिंता हुई कि हमारे एंडोर्समेंट वाले और डिस्काउंट पर चल रहे बिलों की राशि इतनी बड़ी थी। गंभीर परेशानी से बचने के लिए मेरी ओर से तुरंत कार्रवाई आवश्यक थी। मैंने पिट्सबर्ग के लिए पहली ट्रेन ली और वहाँ सभी संबंधित लोगों को यह बताने में सक्षम था कि हालांकि मैं टेक्सास एंटरप्राइज में एक शेयर होल्डर था, मेरा इंटरेस्ट चुका दिया गया था। मेरा नाम उनके किसी भी पेपर या किसी अन्य बकाया पेपर पर $1 के लिए भी नहीं था। मैं बिना किसी वित्तीय दायित्व या ऐसी संपत्ति के साफ सुथरा था जो मेरी नहीं थी और जिसके लिए पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया था। मेरे एकमात्र दायित्व हमारे व्यवसाय से जुड़े थे और मैं इसके लिए अपने हर डॉलर को गिरवी रखने और फर्म के हर बकाया दायित्व का समर्थन करने के लिए तैयार था। इस समय तक व्यवसाय में मेरी प्रतिष्ठा एक साहसी, निडर और शायद कुछ हद तक लापरवाह युवा व्यक्ति के रूप में थी। हमारे संचालन व्यापक थे, हमारी वृद्धि तेज थी और हालांकि अभी भी युवा था, मैं लाखों का लेन देन कर रहा था। पिट्सबर्ग के बुजुर्गों को मेरा अपना करियर ठोस से कहीं अधिक शानदार लगा। मैं एक अनुभवी व्यक्ति को जानता हूं जिसने घोषणा की कि अगर एंड्रयू कार्नेगी का दिमाग उसे पार नहीं करा पाया तो उसकी किस्मत करा देगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह सुझाए गए अनुमान से सच्चाई से कुछ भी दूर नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि कोई भी सक्षम निर्णायक ये जानकर हैरान होगा कि मैंने अपने या अपने भागीदारों के लिए कितना कम जोखिम उठाया। जब मैंने बड़े काम किए तो पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी जैसी कोई बड़ी कॉरपोरेशन मेरे पीछे थी और जिम्मेदार पार्टी थी। मेरे पास स्कॉच सावधानी की कमी कभी नहीं रही। लेकिन मैं पिट्सबर्ग के विनिर्माण पिताओं के लिए कभी कभी कुछ हद तक एक डेयर डेविल था। वे बूढ़े थे और मैं जवान था, जिससे सारा फर्क पड़ा। पिट्सबर्ग के वित्तीय संस्थानों को मेरे और हमारे उद्यमों के बारे में जो डर था, वह शायद कुछ हद तक अतार्किक विश्वास में बदल गया। हमारा क्रेडिट अजेय हो गया और उसके बाद वित्तीय दबाव के समय में हमें पैसे की पेशकश कम होने के बजाय बढ़ गई, ठीक वैसे ही जैसे पुराने बैंक ऑफ पिट्सबर्ग में जमा राशि कभी भी इतनी अधिक नहीं थी जितनी तब थी जब अन्य बैंकों में जमा राशि कम हो गई थी। यह अमेरिका का एकमात्र बैंक था जिसने अपने सर्कुलेशन को सोने में भुनाया, कानून के तहत शरण लेने और अपने दायित्वों का भुगतान ग्रीनबैक में करने से इनकार कर दिया। इसके पास कुछ नोट थे और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निर्णय एक विज्ञापन के रूप में काम आया। मेरे दोस्तों मिस्टर स्कॉट, मिस्टर थॉमसन और दूसरों की शर्मिंदगी के अलावा बाद में हम पर एक और भी बड़ी मुसीबत आई जब पता चला कि हमारे पार्टनर मिस्टर एंड्रयू क्लोमन को कुछ सट्टेबाज लोगों ने एस्कनाबा आयरन कंपनी में फंसा लिया था। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि कंपनी को स्टॉक कंपनी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा होने से पहले उनके साथियों ने बहुत ज्यादा कर्ज बना लिया था, लगभग $7 लाख। मिस्टर क्लोमन को वापस लाने का दिवालिया होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस बात से
हमें पिछले सभी झटकों से ज़्यादा बड़ा झटका लगा, क्योंकि मिस्टर क्लोमन एक पार्टनर होने के नाते अपने पार्टनर्स को बताए बिना किसी दूसरी आयरन कंपनी या किसी अन्य कंपनी में जिसमें पर्सनल कर्ज शामिल हो, इन्वेस्ट करने का कोई हक नहीं था। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एक ज़रूरी नियम है, पार्टनर्स से कोई राज नहीं। इस नियम की अनदेखी से न सिर्फ मिस्टर क्लोमन खुद, बल्कि हमारी कंपनी भी खतरे में पड़ गई, क्योंकि यह मेरे टेक्सास पैसिफिक दोस्तों की मुश्किलों के ठीक बाद हुआ, जिनके साथ मैं काफ़ी करीब से जुड़ा हुआ था। कुछ समय के लिए सवाल यह था कि क्या सच में कुछ भी ठीक है? हम ऐसी कौन-सी मज़बूत ज़मीन ढूँढ सकते थे जिस पर हम खड़े हो सकें? अगर मिस्टर क्लोमन एक बिज़नेसमैन होते तो इस खोज के बाद उन्हें फिर से हमारे साथ पार्टनर बनने देना नामुमकिन होता। हालाँकि वो ऐसे नहीं थे, बल्कि कुछ बिज़नेस क्षमता वाले सबसे काबिल प्रैक्टिकल मैकेनिक थे। मिस्टर क्लोमन की ख्वाहिश ऑफ़िस में रहने की थी, जहाँ वह बेकार से भी बदतर थे, बजाय इसके कि मिल में नई मशीनरी बनाने और चलाने का काम करें, जहाँ उनका कोई मुकाबला नहीं था। हमें उन्हें उनकी सही जगह पर रखने और वहीं बनाए रखने में कुछ दिक्कत हुई, जिसकी वजह से शायद उन्होंने कहीं और रास्ता ढूंढने की कोशिश की। शायद उन्हें उन लोगों ने खुश किया जो समाज में जाने माने थे, और इस मामले में उन्हें ऐसे लोगों ने बहकाया जो उनकी मैकेनिकल काबिलियत के अलावा उनकी शानदार बिजनेस क्षमताओं की तारीफ करके उन तक पहुंचना जानते थे। ऐसी क्षमताएं जिन्हें उनके अपने पार्टनर्स, जैसा कि पहले ही बताया गया है, बहुत कम पहचानते थे। मिस्टर क्लोमन के दिवालिया कोर्ट से गुजरने और फिर से आज़ाद होने के बाद हमने उन्हें अपने बिजनेस में 10% हिस्सा ऑफर किया, जिसके लिए हमने सिर्फ असल इन्वेस्ट की गई पूंजी ली, गुडविल के लिए कुछ भी नहीं। ये हम उनके लिए तब तक चलाने वाले थे जब तक मुनाफे से इसका भुगतान न हो जाए। हम सिर्फ लागत पर ब्याज लेने वाले थे और उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी थी। ये ऑफर इस शर्त के साथ था कि वह किसी दूसरे बिजनेस में शामिल नहीं होंगे या दूसरों के लिए गारंटी नहीं देंगे, बल्कि अपना पूरा समय और ध्यान मिलो के मैकेनिकल काम पर देंगे, न कि बिजनेस मैनेजमेंट पर। अगर उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मना लिया जाता, तो वह करोड़पति बन जाते, लेकिन उसका घमंड और खासकर उसके परिवार का घमंड शायद इसकी इजाज़त नहीं देता। वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था, और मेरी तरफ से और मेरे सहयोगियों की तरफ से बार-बार अपील करने के बावजूद वह अपने बेटों को बिजनेस मैनेजर बनाकर एक नई प्रतिद्वंद्वी कंपनी शुरू करने के अपने फैसले पर अड़ा रहा। नतीजा नाकामी और समय से पहले मौत हुई। हम कितने बेवकूफ़ हैं कि हम यह नहीं पहचान पाते कि हम किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फिट हैं और क्या कर सकते हैं, न सिर्फ आसानी से बल्कि खुशी से, उस काम के मास्टर के तौर पर। मैंने एक से ज़्यादा काबिल आदमियों को देखा है जो ऑफिस में गलतियां करते रहे, जबकि उनमें मिल के लिए बहुत टैलेंट था, और उन्होंने खुद को चिंताओं और परेशानियों से दबाकर थका दिया। उनकी जिंदगी लगातार दुख का सिलसिला बन गई, और आखिर में नतीजा नाकामी रहा। मुझे मिस्टर क्लोमन जितना किसी और से अलग होने का अफसोस नहीं हुआ। उनका दिल अच्छा था, उनका दिमाग मैकेनिकल कामों में बहुत तेज था, और अगर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता, तो मुझे लगता है कि वह हमारे साथ ही रहना पसंद करते। दूसरों से कैपिटल के ऑफर, ऐसे ऑफर जो ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं आए, इन चीज़ों ने उनका दिमाग खराब कर दिया, और वह महान मैकेनिक जल्द ही बिजनेस के मामले में एक नाकाम आदमी साबित हुआ।